वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूँ साकिबुल इस्लाम और मैं हूँ आयशा खालिद। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का जनूब मशरिक़ी एशिया का पहला दौरा, इस बारे में हम बात करेंगे कुछ ही देर में आज के शो में। और क्या कुछ शामिल है, देखते हैं इसकी एक झलक। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। अमरीकी इलेक्शन में रूस की मुदाखलत, तहकीकात में तेजी। The Russia story is a total fabrication. अब पाकिस्तान भी ऑनलाइन बिजनेस में पीछे नहीं। और एंटरटेनमेंट की दुनिया से गर्मा गर्म खबरें हॉलीवुड हाइलाइट्स में। अमरीकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर अपनी इंतखाबी मुहिम के रूस से ताल्लुकात की खबरों को झुटलाया है और उन्हें मन घड़त करार दिया है। सदर ट्रंप की तरफ से ताज़ा तरीन बयान रियासत वेस्ट वर्जीनिया में एक रैली से खिताब करते हुए उस वक्त सामने आया जब कुछ ही घंटों पहले अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह खबर दी कि गुज़िश्ता साल के अमरीकी इंतखाबात में रूसी मुदाखलत की तहकीकात के लिए मुकर्रर किए गए खुसूसी मुशीर रॉबर्ट मलर ने एक ग्रैंड जूरी तश्कील दी है जो सदर ट्रंप के मुशीरों और हिलरी क्लिंटन के बारे में नुकसानदेह मालूमात देने का वादा करने वाली रूसी वकील के दरमियान मुलाकात के मामले को देखेगी। The Russia story is a total fabrication. It's just an excuse for the greatest loss in the history of American politics. That's all it is. It just makes them feel better when they have nothing else to talk about. सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि ये जाली कहानी अमरीका और उसके आइन की तौहीन की कोशिश है। दूसरी जानिब दो अमरीकी सेनेटर्स ने एक बिल मुतारिफ करवाया है जिसका मकसद अमरीकी सदर की जानिब से रूसी मुदाखलत की तहकीकात के मामले पर असरअंदाज होने के किसी इम्कान को कम करना है। और अफगानिस्तान में गैर मुल्की फ़ौजियों पर मुसलसल दूसरे रोज़ होने वाले हमले में एक फ़ौजी और 3 शहरी हलाक हुए हैं। तालिबान की जानिब से ये खुदकुश हमला नेटो के गश्ती पार्टी पर किया गया। उधर अमरीकी महकमा दिफा ने कंधार में बुध के रोज़ नेटो के काफ़िले पर होने वाले हमले में हलाक होने वाले 2 अमरीकी फ़ौजियों के नामों का ऐलान कर दिया है। इस वक्त अफगानिस्तान में तकरीबन 8400 अमरीकी फ़ौजी नेटो और अफगान अफवाज के साथ ट्रेनर्स और एडवाइज़र्स के तौर पर काम कर रहे हैं, जहाँ अफगानिस्तान में शिद्दत पसंदों से बरसरे पेकार मगरबी और अफगान अफवाज अक्सर दहशतगर्दाना हमलों का निशाना बनती हैं। वहीं अफगान शहरियों को इस जंग की कहीं भारी कीमत चुकाना पड़ रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गुज़श्ता साल 30 सितंबर तक 8000 से ज़ायद अफगान शहरी दहशतगर्दाना हमलों का निशाना बने हैं। चंद दिन पहले हेरात में होने वाले एक हमले में हलाक होने वाले मुतअद्दिद शहरियों में से एक उस अफगान रोबोटिक टीम की कैप्टन के वालिद भी थे जिसने कुछ ही दिन पहले अमेरिका के एक आलमी मुकाबले में शिरकत की थी। अपने वालिद की हलाकत के गम से चूर 14 साला फातिमा कादरियान ने वॉइस ऑफ अमेरिका से कुछ यूँ बात की। पता नहीं मैं कैसे मेरे वालिद ने ही मुझे सपोर्ट किया था, उन्होंने अब तक मुझे सपोर्ट किया है। नहीं, अगर सिक्योरिटी होती तो ऐसा कभी ना होता। ये थी फातिमा कादरियान। हिरात की शिया मस्जिद पर होने वाले इस हमले में फातिमा के वालिद समेत कम से कम 29 अफराद हलाक हुए थे। इस वक्त जब अफगानिस्तान की सूरत हाल में कोई बेहतरी आती नज़र नहीं आ रही, अमरीका में नई इंतज़ामिया अपनी अफगान पॉलिसी को फाइनल करने की कोशिशों में है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वाशिंगटन इंस्टीट्यूट फॉर नियर ईस्ट पॉलिसी से मुंसलिक दिफाई तज्ज़ियाकार डैनियल ग्रीन। डैनियल अफगानिस्तान में अमेरिका की जानिब से सियासी और फ़ौजी दोनों शोबों में खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। डैनियल, वेलकम टू आवर स्टूडियोज़। रिसेंटली डैनियल की एक किताब जिसका नाम है इन द वॉरलॉर्ड्स शैडो, ये भी सामने आई है, रिलीज़ की गई है। इसमें इन्होंने अफगानिस्तान में जो स्ट्रेटजीज़ अब तक इस्तेमाल हुई हैं और जो कामयाब हुई हैं उनके बारे में इन्होंने सैर हासिल गुफ्तगू की है। Daniel, some US lawmakers and apparently President himself is not happy with the time that US's Afghan review has taken. A few days ago, VOA interviewed former acting special representative Laura Miller, and according to her, one of the reasons why this review has taken so long is that all the possible options for a new strategy in Afghanistan have already been tried, and there is no new viable option left for the current administration. What is your take on that?
No, I disagree. I mean, I think you could argue that some of the policy options tried in the past weren't fully implemented or fully resourced properly. But I think we're at a stage in the conflict where it's really all about helping the Afghans get more self-sufficient and to conduct their own security and political operations as they see fit, and to work with Pakistan as well to try to bring peace to the region. So an amendment to the U.S. National Defense Authorization Act suggests strictly conditioning further U.S. military and economic and other assistance to Afghanistan with progress on the implementation of necessary institutional reforms. Right. Do you agree with it? And do you think that this is something that has been missing from the U.S.-Afghan strategy so far? Right. I think, I don't know all the details of the act you referenced, but I do believe that there has to be some institutional reform of the Afghan system of government. When we first invaded Afghanistan and helped the government of Afghanistan with the international community build their constitution, it was a very highly centralized system, a unitary system. But many Afghans live in their villages and valleys where the central government is sort of a remote reality. We have to kind of reflect that, I think, in how the constitution is drafted, try to look to decentralize some of its functions to the local level so people can have more control of their lives. Peace in Afghanistan has remained elusive despite the implementation, execution of several U.S. strategies in the region. We hear a lot of blame leveled against Pakistan. Right. For how much of the Afghan problem Pakistan has to be blamed for? Right. The Pakistani government has a lot of challenges, as you know. I mean, it's simultaneously fighting a lot of its own internal security threats. It's a weak government in many places. It has corruption challenges. But at the same time, it's very strong in other areas where it is often not governing justly its own people. And I think Pakistan shoulders a significant portion of responsibility for the challenges within Afghanistan, but Afghanistan has its problems as well. I think we just disagree the proportion of which, who's responsible for what. It's widely believed that one of the factors for the failure of past administrations' strategies has been a failure to understand the tribal system in Afghanistan. And to take it into account when formalizing a strategy. Right. What is your take on this? No, I think you raised a great point. One of the challenges of the U.S. military specifically has been it was designed to fight what we call nation-state wars or big wars against the nation-states that wear uniforms, that have formal militaries. Whereas these challenges in Afghanistan, to some degree in Iraq, they're kind of the opposite. They're irregular war, they're insurgency, and it's taken a while for the U.S. military to adjust its strategy to reflect kind of a greater wisdom it developed over the years of conflict, to use a better strategy to confront the Taliban insurgency holistically. So Daniel, what in your viewpoint are going to be or can be the critical ingredients for a successful U.S.-Afghan strategy? Well, I think the operative sort of phrase is by, with, and through. The goal is to empower the Afghans to sort of be responsible for their security affairs, to help them reform their government, to reduce corruption. But at the same time we're doing that, there are certain capabilities the U.S. can provide the Afghans don't yet have or are still growing. For example, air cover, intelligence support, logistical support, but also on the political side, that kind of political leadership to help the different factions within the Afghan government who are interested in reform sort of do those types of things. Daniel, thank you very much for coming to our studios this early in the morning. Thanks. We will certainly take you again in our show. Thank you very much. Thank you very much. बिल्कुल और आयशा, हम अभी डैनियल से आप बात कर रही थी और उनका यही कहना है कि जो पॉलिसीज़ हैं वो काम कर रही हैं और जो पास्ट में भी काम कर चुकी हैं। मकसद यही है कि ख़ित्ते में अमन लाया जाए और अफ़गानों को, जो अफ़गान लोग हैं, उनको एम्पावर किया जाए, उनको अपनी मदद आप करना सिखाया जाए। तो ये एक और अहम बात जो उन्होंने ये कही कि ये जो राय पाई जाती है कि शायद अफ़गानिस्तान में तमाम पॉसिबल जो स्ट्रेटजीज़ हैं, हिकमत अमली की जो ऑप्शंस हैं, वो अमरीकी इंतज़ामिया की तरफ से अभी तक इस्तेमाल हो चुकी हैं। उनका ये कहना है कि वो इससे इत्तफ़ाक़ नहीं करते हैं। उनका ये ख्याल है कि अभी और बहुत सी ऑप्शंस मौजूद हैं अफ़गानिस्तान में क़याम अमन के हवाले से, जिनको अभी इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस हवाले से जो उन्होंने अफ़गान हुकूमत की बात की है कि जो अफ़गान हुकूमत है वो सेंट्रल है, लेकिन जो लोग हैं वो रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, तो एक डिस्कनेक्ट है अवाम में और हुकूमत में, और कोशिश यही है
कि अफगान हुकूमत को ज़्यादा एम्पावर किया जाए, उनका आइन तश्कील दिया जाए और लोगों तक। और इसके अलावा उन्होंने अफगान आवाम को भी एम्पावर करने के हवाले से बात की और उन्होंने अफगान इंटेलिजेंस की और अफगान फ़ौज की, अफगान हुकूमत की जो सलाहियतें हैं उनको बढ़ाने के हवाले से बात की कि उनको अभी मज़ीद सपोर्ट दिए जाने की ज़रूरत है। बहुत से शोबे ऐसे हैं जिनमें वो कमज़ोर हैं। और जब अफगानिस्तान की बात होती है तो पाकिस्तान का जिक्र लाजमी आता है और पाकिस्तान के बारे में डैनियल का यही कहना था कि पाकिस्तान के अपने चैलेंजेस हैं, पाकिस्तान की अपनी हुकूमत जो है, जो सियासी हालात हैं वो बहुत मुख्तलिफ हैं, कमज़ोरियाँ हैं, करप्शन है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान यही चाहता है कि ख़ित्ते में अमन हो और वो भी एक बेहतर और मजबूत अफगानिस्तान देखना चाहता है। तो ये बातें हम चलती रहेंगी, लेकिन अब चलते हैं अफगानिस्तान की। हम बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बारे में अमरीकी सेक्रेटरी खारजा रेक्स टिलरसन भी बात कर चुके हैं, जो इस वक्त जनूब मशरकी एशिया के अपने पहले दौरे पर रवाना हो रहे हैं। ये दौरा एक ऐसे वक्त पर हो रहा है जब शुमाली कोरिया पर दबाव बढ़ाने का मामला वाशिंगटन के लिए बहुत अहमियत इख्तियार करता जा रहा है। अपने इस दौरे में सेक्रेटरी टिलरसन क्या मकासद लेकर जा रहे हैं, जानने के लिए चलते हैं कैपिटल हिल पर मौजूद नीलोफर मुगल के पास। जी नीलोफर। जी साकिब, ये वज़ीर ख़ारजा रेक्स टिलरसन का पहला सरकारी दौरा है और वो जनूब मशरकी एशिया के मुल्कों के दौरे पर जा रहे हैं। जनूब मशरकी एशिया के मुल्कों के बारे में आप जानते होंगे कि उनका जनूब बहर चीन यानी साउथ चाइना सी पर वो मलकियत का दावा करते हैं और अमेरिका इन मुतनाज़ा दावों के बारे में कहता है कि वहाँ पर कानून को पाबंद करने वाला एक तरीक़ेकार लाया जाए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा रेक्स टिलरसन तवक्को कर रहे हैं कि वो अपने इस दौरे में शिमाली कोरिया को तनहा करने के लिए वहाँ के इलाकाई मुल्कों का ताउन भी हासिल कर सकेंगे। मज़ीद जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। चीन की जानिब से सख्त इंतबाह के बाद वियतनाम ने जनूबी चीन के समंदरी हदूद में एक एनर्जी कंपनी को गैस निकालने के लिए खुदाई की इजाज़त वापस ले ली है। ये दुनिया की सबसे मुतनाज़ समझी जाने वाली समंदरी हदूद पर जारी लड़ाई में एक नया इजाफा है जो मादनी वसाइल से मालामाल है। तवक्को है कि जनूब मशरकी एशियाई मुल्कों के वज़राए ख़ारजा फ़िलिपाइन के शहर मनीला में होने वाले आसियान इजलास के मौके पर जनूबी चीन की समंदरी हदूद के बारे में ज़ाब्ते अखलाक के फ्रेमवर्क की तौसीक करेंगे। ये फ्रेमवर्क कशीदगी के बजाय ताउन पर जोर देता है, मगर इसे चीन के असर नफूस को तस्लीम करने के बराबर समझा जा रहा है क्योंकि ये किसी को कानूनी तौर पर जवाबदेह नहीं बनाता। चीन की जानिब से ज़मीन वापस लेने के दावे, मुतनाज़ इलाके पर तामीरात और फौजी अमलदारी जैसे गैर मुस्तहकम करने वाले इक़दामात की वजह से खित्ते के लिए मुश्किल हो जाता है कि इख्तलाफात को पुरअमन तौर पर हल करें। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा चीन के साथ किसी खुले तनाज़े में उलझे बगैर इख्तलाफात पर काम करना चाहते हैं, जिनमें शिमाली कोरिया पर दबाव बढ़ाना भी शामिल है। ये मुमकिन नहीं कि शुमाली कोरिया जौहरी हथियार रखे या खित्ते में किसी और को ये खतरनाक हथियार देने की सलाहियत हासिल करे। इसलिए हम चीन से शराकत दारी चाहते हैं। शुमाली कोरिया की 90% इक्तिसादी सरगर्मियों का इन्हिसार चीन पर है। टिलरसन जनूब मशरकी एशियाई ब्लॉक से शिमाली कोरिया को तनहा करने की यकीन दहानी चाहते हैं, लेकिन ये तासुर कायम नहीं करना चाहते कि अमेरिका के लिए जनूबी चीन के समंदरी हदूद का तनाज़ा शिमाली कोरिया के मुकाबले में कम तशवीश का बाइस है। हकीकत यही है कि शुमाली कोरिया, मलेशिया, वियतनाम और फिलिपाइन के लिए शुमाली कोरिया जनूबी चीन के समुद्री तनाज़े से बड़ा मसला नहीं है। तजियाकार खबरदार करते हैं कि इलाकाई इत्तेहादियों को जनूबी चीन के समंदरी हदूद के तनाज़े पर वाशिंगटन से अमली हिमायत मिलने की उम्मीद नहीं। और तजियाकारों का ये भी कहना है कि जनूब मशरकी एशिया के जितने भी ममालिक हैं उन्हें ये भी तशवीश है कि ट्रंप इंतज़ामिया उनके दिफाई जो मफादात हैं उनमें इतनी दिलचस्पी नहीं रखता जितनी की होनी चाहिए और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा रेक्स टिलरसन अपने इस दौरे में इसी तासुर को दूर करने की कोशिश करेंगे। सरबरा जो इजलास होने जा रहा है आसियान का, इसके एजेंडे पर जो अमूर ज़ेर बहस आएंगे, जो सरफहरिस्त हैं, उनमें समंदरी हदूद का मामला है, वहाँ की सिक्योरिटी है और उसे गैर जोहरी बनाने के अलावा खित्ते में इंसदादी दहशतगर्दी की कोशिशें भी शामिल हैं। जी साकिब। नीलोफर मुगल हमें कैपिटल हिल से अपडेट्स दे रही थी। थैंक यू नीलोफर। पाकिस्तान की वादी सिंध, भारत की गंगा की वादी और बांग्लादेश का ज़्यादातर हिस्सा ऐसे इलाके हैं जिन्हें आबो हवा की तब्दीली के मनफी असरात से शदीद ख़तरात लाहक हैं। इस बारे में एक तफसीली फ़ीचर आप पढ़ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, जहां दुनिया भर से ताज़ा तरीन खबरें और बहुत सी मुनफरिद वीडियोज़ भी मौजूद हैं। और प्रोग्राम में अब वक्त हुआ है वर्ल्ड व्यू का, जिसमें शामिल होती हैं दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में पेश आने वाले कुछ अहम और इंटरेस्टिंग वाक़यात की झलकियाँ।
ऑस्ट्रेलिया की पुलिस ने गुज़िश्ता माह इत्तेहाद एयरबेस के तैयारे में बम रखने की कोशिश के इल्जाम में 2 भाइयों पर फर्द जुर्म आयद की है, जबकि एक तीसरे शख्स से तफ्तीश जारी है। दहशतगर्दी के इस मंसूबे में दाइश के अहम सरबराह का नाम लिया जा रहा है। दुबई में दुनिया की सबसे ऊंची रिहायशी इमारत टॉर्च टावर में आग लग गई। हुक्काम के मुताबिक इमारत को वक्त पर खाली करवाकर जानी नुकसान होने से बचा लिया गया। ये इस इमारत में 2 सालों के दौरान दूसरी बड़ी आतिशबाजी है। ब्राजीलियन फुटबॉलर नेमार जूनियर ने पेरिस सेंट जर्मेन में शमूलियत अख्तियार कर ली है, जहां वो $35 मिलियन सालाना वसूल करने वाले दुनिया के महंगे तरीन फुटबॉलर होंगे। पेरिस को नेमार के मुआहदे की मुंतकली के लिए बार्सिलोना को रिकॉर्ड $222 मिलियन अदा करने पड़े। न्यूयॉर्क में जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के इदारे ने $4 मिलियन मालियत के हाथी दान की बनी अशिया को नकारा कर दिया। कम से कम 100 हाथियों को मारकर बनाए जाने वाली इन अशिया को तबाह करने का मकसद पैगाम देना था कि हाथी दान का मकसद घरों की आराइश नहीं। अब्बा जैसे करोड़ों लोग जहां हर रोज ईमानदारी से काम पर लगे हों, चाहे वो दफ्तर में हो या खेतों में, सड़कें हों, बॉर्डर्स, खेल का मैदान या कोई इंटरनेशनल स्टेज। जब पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों की कहानियां कहने के लिए हमारे पास वक्त कम पड़ जाए, जब पूरा मुल्क ही खुद को आगे ले जाने में लगा हो, तो फिर दुनिया भर में उसका परसेप्शन मुट्ठी भर लोग क्यों बनाते हैं? We are almost there, but not there yet. लगता है थोड़ी मेहनत और करनी होगी हमें भी। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। घर के लिए मासी या ड्राइवर चाहिए हो या फिर डॉक्टर से राब्ता करना हो, पाकिस्तान में अब लोग बहुत सी ज़रूरियात के लिए ऑनलाइन मार्केट का रुख करने लगे हैं। तो चलते हैं लाहौर, जहां से शुरू होने वाले स्टार्टअप्स मुल्क की मईशत में सालाना करोड़ों रुपए की गैर मुल्की सरमायाकारी का इजाफा कर रहे हैं। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड मुख्तलिफ प्रोग्राम्स को किस तरह मदद फराहम कर रहा है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। There's a ankle foot orthosis behind me, which is intelligent, और हम साथ के साथ we are trying to hit 119 million people around the globe जो कि disabled हैं। मेंटोर्स मिलते हैं, आप उनके साथ यानी कि जब कम्युनिकेट करते हैं तो आप में एक वो कॉन्फिडेंस लेवल और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मुनफरिद आइडियाज़ के साथ उभरती ऑनलाइन कंपनीज को पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के जरिए मौके फ्राहम कर रहा है। प्लान 9 जैसे टेक इंक्यूबेटर और प्लान एक्स नामी इंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम में स्टार्टअप्स को माली और तकनीकी मदद दी जाती है। उनको हम लोग रेवेन्यू उनका जनरेट करवा के देते हैं, प्लान्स बनवाते हैं, उनकी स्ट्रैटेजीज बनवाते हैं और इम्प्लीमेंट करवाते हैं, और उसके साथ उनको इन्वेस्टर्स के साथ कनेक्ट करवाते हैं। 15 कंपनियां हर 6 महीने सारे पाकिस्तान से कलेक्ट की जाती। 160 इस तरह की स्टार्टअप्स पिछले 4 साल में ग्रेजुएट कर चुकी हैं। हमने जो यहाँ पे इंक्यूबेट की टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स जो कि 2 लोगों की, 3 लोगों की, यंग लोगों के राइट आउट ऑफ कॉलेज आइडियाज़ थे, दैट हैव बिकम सस्टेनेबल बिजनेसेस। 38 करोड़ की इन्वेस्टमेंट रेज कर चुके हैं, 36 करोड़ के उनके रेवेन्यूज़ हैं, 800 वो जॉब्स क्रिएट कर चुके हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आए इंकलाब को देखते हुए पंजाब हुकूमत सूबे भर में 40 ई रोजगार सेंटर कायम कर रही है। पाकिस्तानी खुद भी घर से बैठ के बहुत सारी यूथ इन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे $1, $2, $5, $10, कुछ $100 की जॉब्स को रोज़ बिड करती है। ये इतना बड़ा है कि पाकिस्तान से हर साल तकरीबन $850 मिलियन की इस तरह से एक्सपोर्ट होती है। ई रोज़गार सेंटर्स हैं, ये 40 बनाए जाएंगे, जहाँ पे यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स को ये ट्रेन किया जाएगा कि वो किस तरह अपनी तालीम को इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए आमदन में कन्वर्ट कर सकते हैं। PITB ने मुल्क भर में स्कूलों से लेकर अस्पतालों और थाना कल्चर से लेकर अदालती निज़ाम तमाम शोबों को ही ऑनलाइन कर दिया है। इस तरक्की के जरिए हल होने वाले लोगों के मसाइल देखते हुए मुत्तहिदा अरब अमारात, कीनिया और दीगर ममालिक भी अब पाकिस्तानी IT माहिरीन की मदद हासिल कर रहे हैं।
पाकिस्तान में ऑनलाइन बिजनेस पर आयशा हमने एक रिपोर्ट देखी। अब कुछ एंटरटेनमेंट की बात हो जाए कि जस्टिन बीबर ने इंस्टाग्राम पर अपने फैन से माफ़ी क्यों मांगी और HBO चैनल पर साइबर अटैक कैसे हुआ, ये सब और बहुत सी और मज़ेदार और चटपटी खबरें आज की हॉलीवुड हाइलाइट्स में। MTV वीडियो म्यूजिक अवार्ड्स 2017 के नॉमिनेशंस आ चुके हैं और लिस्ट में सबसे आगे हैं केंड्रिक लेमार 8 नॉमिनेशंस के साथ। थोड़े ही पीछे हैं 5 नॉमिनेशंस के साथ 2 सिंगर्स केटी पेरी और वीकेंड। वीडियो म्यूजिक अवार्ड्स आका VMA ने यह भी ऐलान किया है कि वो जेंडर बेस्ड कैटेगरी इस साल से हटा रहे हैं, यानी बेस्ट फीमेल वीडियो और बेस्ट मेल वीडियो कैटेगरी को आर्टिस्ट ऑफ द ईयर कैटेगरी में शामिल किया है। प्रिंसेस डायना पर चाहे बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज, बायोग्राफीज बन चुकी हैं, लेकिन डायना आवर मदर, हर लाइफ एंड लेगेसी होगी सबसे खास, क्योंकि ये है बराह रास्त उनके बेटे प्रिंस विलियम और प्रिंस हैरी की जुबानी। 1997 में प्रिंसेस डायना अपने छोटे बच्चों को पीछे छोड़कर एक कार एक्सीडेंट में चल बसी थीं। तो ये कहानी है दोनों प्रिंस और उनके मां के साथ गुजारे यादगार लम्हों की। हादसे के वक्त प्रिंस विलियम 15 साल के थे और प्रिंस हैरी सिर्फ 12। साइबर अटैक से HBO चैनल भी बच ना सका। टीवी शो गेम ऑफ थ्रोन्स का चस्का ही इतना है। हाल ही में हैकर्स ने HBO के सिस्टम को हैक कर लिया और गेम ऑफ थ्रोन्स की कुछ अहम खबरें चुरा ली। अब क्या क्या चुराया और कितना, इस पर तो HBO कुछ नहीं कह रहा, लेकिन हैकर्स ने एंटरटेनमेंट वीकली को बताया कि वो एपिसोड्स, स्क्रिप्ट्स और कुछ और दिलचस्प खबरें चुरा चुके हैं। इन्वेस्टिगेशन हो रही है, क्या पता और क्या क्या सामने आए। मशहूर सिंगर जस्टिन बीबर ने इंस्टाग्राम के जरिए अपने करोड़ों फैन से मांगी माफी, पोस्ट किया एक ओपन लेटर। लिखते हैं कि वो अपने तर्ज जिंदगी में कुछ बैलेंस चाहते हैं। अब तक जो कड़वाहट, जलन और डर उनकी जिंदगी को चला रहे थे, उन सबसे वो दूर रहना चाहते हैं। बीबर ने पिछले हफ्ते ऐलान किया कि वो अपने पर्पस वर्ल्ड टूर कैंसिल कर रहे हैं। कैंसिल होने वाले शोज एशिया, अमेरिका और कनाडा में होने थे। शुचि जैन, उर्दू, VOA। हॉलीवुड पर हुआ साइबर अटैक और पाकिस्तान में ऑनलाइन बिजनेसेस साके बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, अभी जो हमने एक रिपोर्ट भी देखी थी कि पाकिस्तान में ऑनलाइन बिजनेसेस का रुझान बढ़ता जा रहा है और कुछ स्टार्टअप्स भी सामने आ रहे हैं। इसी हवाले से हम आपकी एक नौजवान से मुलाकात करवाएंगे जो यहाँ पर लाहौर से आए हुए हैं और स्टार्टअप्स और ऑनलाइन बिजनेस के हवाले से कुछ ट्रेनिंग्स कर रहे हैं यहाँ वॉशिंगटन में। जल्द ही आप उनसे मुलाकात कर सकेंगे हमारे शो में। हसन शाहिद है उनका नाम और उनसे आपकी मुलाकात होगी प्रोग्राम व्यू 360 में बहुत जल्द। और साकिब, ये बहुत हौसला अफजा है जो हमने लाहौर से कहानी देखी कि किस तरह से नौजवान जो हैं वो नए कारोबारों के आइडियाज़ लेकर आ रहे हैं और ये उनको फिर सपोर्ट भी दी जा रही है हुकूमत की जानिब से, मकामी हुकूमत की जानिब से, इदारों की जानिब से। तो ये उनकी तख्लीकी सलाहियतों से फ़ायदा उठाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। बिल्कुल, और सिलिकॉन वैली में जैसा कि हम स्टोरीज़ लेकर आते रहते हैं कि बहुत से पाकिस्तानी हैं और वो पाकिस्तानी जब पाकिस्तान जाते हैं तो वो वहाँ पर भी जो लोग हैं उनको बताते हैं कि स्टार्टअप्स क्या है। और पाकिस्तान में अब ये जो कल्चर है स्टार्टअप्स का, ऑनलाइन बिजनेस का और टेक्नोलॉजी के हवाले से नए कारोबार शुरू करने का बहुत फैलता जा रहा है। और मेरे ख्याल से लाहौर और कराची 2 बड़े ऐसे शहर हैं जहाँ पर स्टार्टअप्स के हवाले से बहुत एक्टिविटीज़ देखने में आ रही हैं। और जनाब, ये था आज का व्यू 360। आपकी फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। इसके लिए आइए हमारे फेसबुक पेज पर facebook.com/VOA उर्दू और हमें बताइए कि आप इस शो में और क्या देखना चाहते हैं। कल इसी जगह इसी वक्त आपसे फिर मिलेंगे। हैव अ ग्रेट वीकेंड।
comes to aircraft engines, rocket motors, even nuclear power plants, the heat is constantly on to make the parts inside stronger, more reliable, more durable. And you may not want to know this, but when your plane takes off, the materials in the hottest part of the engine reach about 90% of their melting temperature. And so there's always a desire to find a material that can operate at a higher temperature. With support from the National Science Foundation, material scientist Teresa Pollock and a team at the University of California, Santa Barbara are partnering with GE to develop new multi-layered materials designed for high performance in extreme environments. So when we say extreme, we mean very high temperatures, very high strain rates, perhaps in radiation environments. And because the environments are so severe, you typically need more than one layer of material to serve a different function. They make and test these multi-layered materials in the lab. The base layer, or substrate, is a metal engineered to hold its shape under scorching temperatures. Then there's a thin ceramic outer layer, just a couple of hairs' width in diameter, designed to deflect heat. And the middle layer holds it all together. So it's sort of like a thermal blanket, a sticky sheet, and the big bed underneath. Making sure the layers work together can be tricky. For instance, the outer ceramic layer of an airplane engine blade may be an excellent heat shield, but as these tests show, it's permeable to contaminants like sand or volcanic ash. These can easily get sucked into an engine, causing potentially catastrophic problems. So Pollock's team is working to beef up the next layer down. What the layer underneath has to be is impermeable to anything that comes through the top coat. They're also working on how to make metal substrates stronger than anything currently in use. We've grown this in the laboratory downstairs, and it is a single crystal. This cylinder is made of one large crystal of a cobalt alloy. Most metal parts fail at what's called the grain boundary, where microscopic metal crystals join together. A part made of a single crystal wouldn't have any grain boundaries, making it super strong. And we slowly withdraw it at a rate which will grow the crystal in probably a period of 3 to 4 hours. Pollock's team is pioneering the use of new modeling tools to speed up the development process, using advanced computer algorithms and big data analysis to hone their designs before testing them. And they designed and built a custom microscope that combines electron, ion, and laser beams to analyze the new materials for defects at the nanometer scale in 3 dimensions. This addition of the laser basically speeds up the process of gathering the information by 1,000,000 times. So what used to take 6 months, 9 months, now we can do in a couple days. Designing and testing multi-layered solutions to some red-hot engineering challenges. These are some innovations that are ready for liftoff. For Science Nation, I'm Miles O'Brien. Welcome to English in a Minute. This phrase sounds pretty simple, but it's actually a warning. Hey Anna, how's your apartment search going? It's going okay. I found a really great place in a fun neighborhood, and it's a great price. Oh, that's great. So what's the problem? The apartment manager asked me to give him $500 in cash before signing a lease. That sounds like a major red flag. I hope you didn't give him any money. Something that is a red flag is a problem or a concern, one that could lead to danger. In the past, ships raised red flags to warn other ships of dangerous waters. And that's English in a Minute.